तो बाबू विनय बताइए, जय प्रक्रम किसे कहते हैं? तो बाबू सुबह शाम जो है थोड़ा सा बैठ करके पढ़ने की कोशिश करिए, समझे? और सूर्य देव को नमन करिए, विनय करिए कि आपको सद्बुद्धि हो और एक बार किसी चीज को पढ़े तो याद हो जाए। जय प्रक्रम किसे कहते हैं? कितना आसान सवाल है। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा, गुड 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 एवरीवन गुड, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, तो उसे जय प्रक्रम। गुड। चलिए प्रदीप बताइए, पोषण किसे कहते हैं? वे सारी नहीं, इसमें क्या बोलना है कि वह विधि जिसमें जीव, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है बाबू? अच्छा है, कुछ लोगों ने याद कर चुके हैं और कुछ लोगों को नहीं याद है, तो हम बता भी देते हैं, समझे? वह विधि जिसमें जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, तो उसे पोषण कहते हैं। सबको याद रहेगा? चलिए हम लोग 1 नंबर से आते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले कि आज के सेशन में हम सब क्या पढ़ने वाले हैं, शायद हम लोग यहाँ देख चुके होंगे कि साइंस के हैं, जीएस यानी जनरल साइंस, जनरल साइंस। वेलकम टू ऑन वन लाइनर इंपॉर्टेंस जीएस, ये साइंस का है। तो सबसे पहले टॉपिक बनता है कि साइंस किसे कहती है, विज्ञान किसे कहते हैं? हाँ सुनाइए, आरिफ सुनाइए। गुड। प्रयोगों परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो हम सब जो है इस सेशन में यही देखेंगे कि प्रयोग और परीक्षण के द्वारा कौन कौन से लोगों ने इन तमाम चीजों को खोज किया है और उसमें नई परिभाषा को ऐड किया है। तो हम सब ये जानेंगे इस सेशन में। हम सब 50 ऑब्जेक्टिव को क्लियर करने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड के लिए यानी BSEB, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम सबको तैयार हो जाना है सीखने के लिए। और सीखने के लिए एक चैनल है जिसका नाम है एड मीडिया इंस्टीट्यूट 24 आवर, जो 24 है, ठीक है? नाम तो देख ही लिए। चलिए नंबर 1 सवाल है कि टिटनेस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। क्वेश्चन क्या बनेगा? टिटनेस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन होता है? तंत्रिका तंत्र। इसको याद कर लेना है हमेशा। तंत्रिका तंत्र कहां पे है? हमारे बॉडी में सर्कुलेशन बनाया हुआ है। यानी कि जिस तरह से कंप्यूटर को देखते हैं और कंप्यूटर में जो डाटा बेसिस चलाने के लिए वायर होते हैं, उस तरह से हमारे बॉडी में क्या है, वायर की तरह तंत्रिका तंत्र फैला है। वायर जान गए कि हमारे शरीर में क्या है कि अनेक अंग है और सभी अंगों को टच में रखना, एक दूसरे को टच में रखकर हमारे मस्तिष्क तक सूचना को पहुंचाना। जैसे पैर में घाव होता है, महसूस कहाँ होता है? मस्तिष्क में। पहले ही कह देता है कि देखो बकलोलवा पैर दुख रहा है, दवा ले लो। हम तुरंत मेडिसिन, डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं। तो ये टेक ओवर द मेडिसिन फ्रॉम द माइंड एडवाइज टू यू। आपको माइंड जो है ना एडवाइज करता है, सलाह देता है कि पैर में दर्द हो रही है, तुरंत दवा ले लेते हैं। तो ये तंत्रिका तंत्र का काम है आपके बॉडी का सर्कुलेशन बताना, किस अंग को क्या हुआ इंडिकेट कराना। समझ गए? तो 1 नंबर चीज को याद रखना है कि टेटनेस से, अगर टेटनेस हो गया तो क्या होगा? हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जहां पे बायोगैस वाले जगह हो या तो धूल मिट्टी कण दुर्गंध हो, वहां पे बिना चप्पल के नहीं जाना चाहिए।
और खासकर महिलाओं को, लड़कियों को, क्योंकि ये अक्सर उन्हें ज़्यादा नुकसानदायक पहुंचाता है, तंत्रिका को डैमेज करता है। लेकिन ये केवल महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों को भी क्यों जरूरी है? क्योंकि जब भी किसी भी प्रकार के चोट शरीर में हो, कटा फटा हो, तो कोशिका को डैमेज करता है। याद रखना है कि कभी भी कोशिकाओं को डैमेज कौन करेगा? तंत्रिका तंत्र। और ब्रेन में क्या है? 90% न्यूरॉन है। क्या है? और 10% कोशिका। याद रखना है कि 90% न्यूरॉन है, और न्यूरॉन एक बार अगर खत्म हो जाए तो कभी भी बनती नहीं है। न्यूरॉन एक बार निकल जाए तो क्या होगा? फिर दोबारा डेवलप नहीं होने वाला है। और कोशिका क्या है? कोशिका को कितनों कचर दो, सब्जी की तरह काट दो, फिर भी उसको जोड़ा जा सकता है। हमारे देश क्या, विदेशों में भी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो WHO के रिसर्च से बताया जाता है कि ये जो है एक प्रकार के महामारी टाइप का है। तंत्रिका को डैमेज करना भी महामारी है। इसको सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। 90% न्यूरॉन की रक्षा जरूरी है, क्योंकि ये निकल गया एक बार तो दोबारा आने वाला माइंड में नहीं है। 10% कोशिकाओं में देखा जाए तो एक शरीर की यकृत होती है, यकृत, जिसे हम लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर क्या है? इसको कितना भी कचर दो, अब शरीर में क्या है, कभी कभी ऑटोमेटिक कट जाती है। जैसे हम सब ठोस पदार्थ खाते हैं। क्या खाते हैं? ठोस पदार्थ। कभी कभी ना कुछ लोग तो हड्डी को चिबा जाते हैं। और बताओ कि ये मांसल शरीर किस तरह से उसे पचा पाएंगे? कितनी क्षतिग्रस्त होती है। तो वो जाता है लीवर पे, और वो कठोर पदार्थ को जो खाते हैं वो लीवर को डैमेज करता है, वहां पे ऑटोमेटिक वो कट करता है। क्योंकि मांसल शरीर में जब हम ठोस पदार्थ को देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को डैमेज करता है, और जिसकी वजह से शरीर से ब्लड आती है, और जब ब्लड आती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। उस परिस्थिति में लोग लाखों रुपया डैमेज कर देते हैं, डॉक्टर के पास जाकर के बर्बाद करते हैं। थोड़ी सी उन्हें पेशेंस रखने की आवश्यकता होती है, खान पान की ख्याल रखने की आवश्यकता होती है। अगर उस टाइम हम डॉक्टर से इलाज ना भी कराएं तो भी क्षतिग्रस्त नहीं होगा, लेकिन हम क्या होते हैं, शंका में आ जाते हैं। हमें लगता है कि कोई शरीर के अंदर से ब्लड आ रही है, किसी भी प्रकार के चोट फोट हो गई, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम परेशान होकर लाखों रुपया बर्बाद कर लेते हैं। वहां पेशेंस और भोजन पे नियंत्रण रखने की जरूरत है। वहां कंट्रोल कहीं और करना है, लेकिन माइंड कहीं और जाता है, गलत चीजों को इंडिकेट कर लेता है। जैसे कि कैंसर का प्रकोप सोच लेना, उसी तरह जो है ना अनेक बीमारियों के प्रकोप को सोच करके हम परेशान हो जाते हैं। तो वहां परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लीवर के डैमेज होने से ब्लड आती है, और वो कम से कम 1 से 2 दिन के बाद वो ठीक धीरे धीरे होने की संभावना होती है। कभी कभी ये 5 दिनों तक भी हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस पे भी ध्यान रखना है, नहीं तो ऐसा हो कि आप बॉडी पर ध्यान ना दें, ब्लड निकलते निकलते बॉडी खाली हो जाए, बेचारे को और 2-4 बीमारी हो जाए, और बीमारी जब होंगे तो वो और क्षतिग्रस्त होंगे। लाखों के बजाय करोड़ों रुपया भी क्षतिग्रस्त हो सकती है। इसका मतलब हुआ कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत लीटर कितना होता है? कितना होता है औसत? 5 से 6 लीटर। ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बन गया, क्योंकि हम क्वेश्चन और आंसर को इसलिए एक साथ लिख दिए ताकि आप 2-3 तरीका से सोच पाए। एक ये भी पूछा जा सकता है, मनुष्य के शरीर में कितने लीटर खून होता है? रक्त को क्या क्या बोलते हैं ये जानिए पहले। रक्त को खून बोलते हैं, उसके अलावा क्या बोलेंगे बाबू? रक्त क्या है?
रक्त को खून बोलते हैं, और ब्लड अंग्रेजी में बोलेंगे ना, BLOOD, ब्लड। और क्या बोलेंगे? सबसे पहले जानिए कि आखिर रक्त है क्या। रक्त एक संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक है। यह एक क्षारीय द्रव है। यह क्या है? क्षारीय द्रव है। एक प्रकार का यह द्रव है। इसका जो है, इसका स्थानांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ होती है? वो होती है ब्रेक में, जिसको हम किडनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किडनी। यही हमारे ब्लड को शुद्ध करता है। क्या करता है बाबू? शुद्ध करता है, यानी प्योर बनाता है। प्योर इम्प्योर, अशुद्ध को शुद्ध बनाता है। अशुद्ध को क्या करता है? अशुद्ध को शुद्ध बनाता है। ट्रांसफॉर्मेशन ये करते हैं, तभी जाकर के हमारे शरीर में एनर्जी का डेवलपमेंट होता है। ऊर्जा। क्या मिलता है? ऊर्जा। हमारे शरीर में ऊष्मा मिलती है। ऊष्मा। ये किसके कारण ऊष्मा मिलती है? नहीं बाबू, आप लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। कंड्रेनिया, समझ गए? तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा जो है ये हमारे शरीर में ऊष्मा मिलती है। और ये ऊष्मा किसके वजह से मिलती है? जब हम दौड़ते हैं, चलते हैं, तो हमारे शरीर में क्या है? ब्लड का सर्कुलेशन होता है। किसका? ब्लड का सर्कुलेशन होता है, और उसी सर्कुलेशन की वजह से हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है और हम किसी काम को कर पाते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का कमाल है, तभी जाकर के हमारे शरीर में एनर्जी का संचार होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। तीसरा सवाल है, वो सवाल है मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? किडनी करता है। चलिए हम यहाँ पे लगाते हैं कौन, किसके द्वारा। ये भी कह सकते हैं कि मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? किडनी करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रिक। ब्रिक यानी किडनी। याद रखना बाबू, आपको अगर याद रहेगा किडनी ना, तो एग्जाम में दिया जाता है क्या? ब्रिक। क्यों दिया जाता है? ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। तो कंफ्यूज कौन होते हैं? जो बच्चे फ्यूज होते हैं। जैसे बल्ब जो फ्यूज होता है वो जलता उलता नहीं होता है, उसी तरह बच्चे जो नहीं पढ़ते हैं वही कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उनका तो ऑलरेडी बॉल फ्यूज है। ठीक है? तो ना फ्यूज होना है ना कंफ्यूज होना है, सीधा सीधा याद करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है? तो हम सब समझ गए होंगे। अगला सवाल, ये सवाल बहुत ही शानदार है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि वो होती है प्यूटरी मस्तिष्क में। कौन ग्रंथि है? प्यूटरी ग्रंथि। यही है प्यूटरी ग्रंथि। इसका सर्कुलेशन जितना तगड़ा होगा उतना ही अच्छा होगा। इसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ज्यादा मेडिटेशन की आवश्यकता है, यानी कि योग पे ध्यान दे, एक्सरसाइज, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में बॉडी ब्लड का सर्कुलेशन होती है, उसके अलावा सभी कोशिकाएं एक्टिव होती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर की सभी कोशिकाएं एक्टिव होती है, मतलब सक्रिय होती है। क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। सक्रिय मतलब चालू। जैसे हम चालू कहते हैं ना, कोई भी काम चलता है तो उसको हम चालू कहते हैं। जैसे चालू खाता होता है, एक्टिव, उसको बोलते हैं एक्टिव अकाउंट। अंग्रेजी में बोलते हैं एक्टिव अकाउंट। तो एक्टिव अकाउंट कब होगा? जब वो चालू रहेगा। और जब बंद हो जाता है तो क्या होता है? इनएक्टिव। इनएक्टिव। तो इनएक्टिव समझ जाना है। इनएक्टिव मतलब बंद है, उसको हमको एक्टिव करवाने की आवश्यकता है। समझ गए?
तो माइंड भी, हमारे बॉडी में भी एक्टिवेट चाहिए। बहुत सारे बच्चे सुस्त होते हैं, एक्टिव होते ही नहीं है, हर चीजों को टालते हैं कल के भरोसे। कल कभी खत्म होने वाला नहीं है, समझ गए? कल खत्म होने वाला नहीं है, कल तो आता ही रहेगा। आप खत्म हो जाएंगे लेकिन कल आना खत्म नहीं होगा। इसलिए जो भी करना है आज की तैयारी ही आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेवारी। क्या? जिम्मेवारी। इंसान होने के नाते हमें इंसानी दिमाग को जागृत करना भी जरूरी है। अगर जागृत नहीं है तो आप बहुत पीछे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत शानदार सवाल है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। कौन है? गुड, आंसर तो दिया हुआ है। ये देख सकते हैं यकृत का ही ये आकृति है। यकृत किस तरह से? लीवर, इसको क्या बोलते हैं हम? यकृत यानी लीवर। लीवर जिंदगी का सबसे बड़ा जिगर है। हम भले कहते हैं कि जिगर अलग है, लेकिन लीवर खराब हो जाए तो शरीर की सुंदरता सब खत्म हो जाएगी। इसलिए बाहरी सुंदरता से अच्छा है कि अंदर की लीवर, किडनी, यकृत, इन तमाम चीज़ों को मजबूत बनाएं। और वो मजबूत तब बनेंगे जब हम शुद्ध भोजन खाएंगे। शुद्ध भोजन का मतलब प्योर, नेचुरली। कैसा भोजन होना चाहिए? नेचुरली, ठीक है? नेचुरली जब भोजन को लेंगे, टेक ओवर द फूड एंड डाइट और प्रोडाइट जो भी लेंगे उसमें प्योर लेने की कोशिश करेंगे और वो नेचुरल तरीका से लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन आजकल क्या है, इन नेचुरल लेने की कोशिश में हम सब क्या है, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब क्या है, तमाम प्रकार के जो नई आज जो है ना मॉडर्न में बच्चे पसंद करते हैं खान पान, वो कहीं ना कहीं आपके यकृत के लिए, लीवर के लिए कुछ हानिकारक भी है। तो ख्याल रखें कि जो भी चीज़ खाएं नेचुरली खाएं, अपने खेतों का ज़्यादा खाने की कोशिश करें, शुद्धता पर ध्यान दें तो यकृत अच्छा रहेंगे। अगला सवाल है, इंसुलिन की खोज किसने किया? बैटिंग एवं बेसट ने किए थे। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से, इंसुलिन की कमी से एनीमिया, ठीक है, एनीमिया। और आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग। समझ गए? तो एनीमिया बीमारी इंसुलिन की कमी से होती है और इसका खोज किसने किए थे? बैटिंग ने किए थे। ठीक है, बॉलिंग आप लोग मत करिए, इसको नोट करिए अच्छा से। सुनने से कुछ नहीं होगा, परिवर्तन तभी होंगे जब आप चैलेंजेस करेंगे, चुनौती देंगे। समझ गए? तो बैटिंग एवं बेसेट, ठीक है, इन दोनों लोगों ने क्या किए? इंसुलिन का खोज किया। हार्मोनन, ये क्या है? हार्मोन का काम क्या है? हार्मोन का काम है शरीर का नियंत्रण रखना। नियंत्रण मतलब कंट्रोलिंग। हार्मोन क्या करता है? शरीर को कंट्रोल करता है, ठीक है। शरीर को कंट्रोल कौन करेगा? जिसके पास चाबी होगा। तो ये शरीर की चाबी है इसके पास। जिस तरह से एक वाहन में, वाहन देखें, चलिए, वाहन का जो इन मशीन होती है वो किसका बना होता है? लोहे का। किसका? अच्छा, लोहे का ना, लोहे का रहता है। अब बताइए, लोहे के मशीन को चलाने के लिए हम जब उसमें तेल डालते हैं, मोबिल डालते हैं, तो क्या हम डुप्लीकेट डालना चाहते हैं? और कभी कभी देखते हैं कि वो लोहे की मशीनें खराब हो जाती है। लोहे की मशीन खराब हो जाती है किसकी वजह से? जब हम गलत तेल डालते हैं। उसी तरह अब शरीर मांसल है। शरीर किसका बना है? मांस का बना है।
तो जब लोहे की मशीन घिसने के वजह से खराब हो सकती है, टूट फूट सकती है, तो ये मांसल शरीर में गलत चीज डालने से क्या ये बॉडी खराब होगी कि नहीं? तो बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए शुद्धता पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसलिए जो भी डाइट ले, प्रोडाइट ले, वो शुद्ध लेने की कोशिश करें। अगला है वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के, यहां पे डैश लगा दो, डैश में बनता है या कहां बनता है, यहां पे कर देंगे कहां। क्वेश्चन क्रिएट हो गया। वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के कहां बनते हैं? रेटिना पे बनते हैं। चलिए हम अगले सवाल की ओर आते हैं। ये क्वेश्चन है, नेत्रदान में आंख के कार्निया को दान किया जाता है। नेत्रदान में आंख के कौन से भाग को दान करते हैं? कार्निया। कार्निया क्या होता है? जो पलके झपकाते हैं, ठीक है, पलके ऊपर नीचे करती है, उसको कार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्निया। और कार्निया को हम क्या करते हैं? दान करते हैं। इसी के द्वारा इसको बंद करते हैं तो देख नहीं पाते हैं, खोलते हैं तो हम देख पाते हैं। लेकिन प्रतिबिंब कहां बनती है? रेटिना पे। कहां बनती है? रेटिना। रेटिना कहां होती है? आंख के अंदर वाले भाग में होते हैं। चलिए हम अगले सवाल की ओर आते हैं। क्वेश्चन है, सोयाबीन में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? बताइए, क्या पाया जाता है? प्रोटीन। सबसे अधिक, सर्वाधिक का मतलब हुआ सबसे अधिक। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। कितना परसेंट? इसलिए सोयाबीन खाना चाहिए कि नहीं? लेकिन खाते हैं क्या? बहुत बच्चे पसंद नहीं करते हैं। प्रोटीन का बनाइए रूटीन, तभी जाकर के आप होंगे स्ट्रोंग। आजकल क्या है? दाल खाते हैं। आपके वजन के अनुसार, अगर आपका 10 केजी वजन हो, 10 केजी का बच्चा हो तो उसको 10 ग्राम प्रोटीन चाहिए। 50 केजी का कोई है तो उसे 50 ग्राम चाहिए। 100 केजी का है तो उसको मतलब 1000 ग्राम। समझ गए? अगर कोई 80 केजी के है तो उसको कितना चाहिए? 800 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम हम 50 केजी का ले लेते हैं। तो 50 केजी के या 60 केजी के लोग हो, उसको क्या चाहिए? 50 केजी वाले को 500 ग्राम। लेकिन आजकल क्या हो रहा है हमारे घरों में कि 500 ग्राम अगर दाल बना दिया जाए तो शायद 10 लोग खाते हैं। दाल तो बनती ही है, सभी के घर में बनते हैं। आप लोग देखिए, नजर उठा करके थोड़ा सा एक बार किचन में जा करके कि देखेंगे तो पता चलता है कि आधा केजी, 500 ग्राम यानी आधा केजी ये दाल बनेंगे तो शायद घर के पूरे परिवार के लोग खा लेते हैं। लेकिन चाहिए कितना? एक आदमी को। किनको चाहिए? एक आदमी को चाहिए। लेकिन हम इस पे ध्यान, तो जब तक प्रोटीन का नहीं बनाएंगे रूटीन, तब तक हम सबका आयु लंबी नहीं होगी, कोशिका मजबूत नहीं होंगे। कैसे पहले के लोग जीते थे 100 साल? क्योंकि वो प्रोटीन वाले बहुत सारे वस्तु खाते थे। मरुआ, कोदो, ओलो, क्या क्या खाते थे पता नहीं, हम सब ये भी नाम उतना नहीं जान सकते। ठीक है, बहुत सारे, ये जितने इतिहास के बारीकी चीजों में जाएंगे, डीप में जाएंगे, अलग अलग कालों में भोजन का अलग अलग स्वरूप रहा है। अगले सवाल की ओर आइए। जल में घुलनशील कौन सी विटामिन है? विटामिन बी एवं विटामिन सी। ध्यान रखना है कि जल में घुलनशील, जल में घुल जाएगा। कौन विटामिन? विटामिन बी और विटामिन सी। ये दो ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुल जाते हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसका ध्यान रखें आप लोग। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। चलिए अगला सवाल है,
बहुत ही शानदार सवाल है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी कहाँ पाया जाता है? जो पदार्थ खट्टा लगे वो क्या है? खट्टे पदार्थ को क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अम्ल क्या कहते हैं बाबू? जो स्वाद में खट्टा लगे उसे हम क्या कहेंगे? अम्ल कहते हैं। और जो स्वाद में कड़वा लगे उसे क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार को भस्म कहते हैं। भस्म क्या कहते हैं? भस्म कहते हैं। ये भी पूछा जाएगा सवाल। अम्ल और भस्म की परिभाषा लिखे। तो वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है तो उसे हम अम्ल कहते हैं। वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है तो उसे हम भस्म कहते हैं। याद रहेगा, भस्म को क्षार कहते हैं। ठीक है। हमारे पेट में कौन सा अम्ल है? हमारे पेट में कौन सा अम्ल है? HCl। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये अम्ल होते हैं हमारे पेट में। यही हमारे भोजन को पचाता है। याद रखना है, भोजन को कौन पचाता है? इस अम्ल की कमी होगी तो भोजन ठीक से नहीं पचेगा, और जब भोजन ठीक से नहीं पचेगा तो आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। ठीक है। भोजन के पाचन से ही हम स्वस्थ होते हैं। अगला सवाल, विटामिन सी की रासायनिक नाम क्या नाम है? एस्कॉर्बिक। क्या नाम है इसका? आधा सौ है। ये संयुक्त का मतलब आधा सौ। किसी भी वर्ड में संयुक्त दे दिया जाए तो उसको आधा समझना है। समझ गए? तो इसको यहां भी हम लिख दिए, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहा जाता है। ये 2500 वर्ष पहले खोज किए थे और इन्हें राजनीतिक विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। राजनीतिक विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। पूछा जाएगा राजनीतिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को, जो कि जीव विज्ञान के भी जनक है। ये 25,000 वर्ष पहले खोज किए थे। ठीक है। अगला सवाल, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? याद रखना है, सबसे पहले जीव विज्ञान का प्रयोग जो है लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ये दो लोगों ने किया था। जीव विज्ञान शब्द का उत्पत्ति यहीं से होता है। इन लोगों ने पहले उपयोग किया और उसके बाद पूरे दुनिया में इसका प्रचार प्रसार बढ़ा और पूरी दुनिया आज अध्ययन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो बाबू पीछे वाले लिख लिए। चलिए, अब पूछा जाएगा कि लेमार्क ने क्या लिखा। क्या बताएंगे जवाब? जीव विज्ञान। क्या लिखे? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, इसको सजीव बना दीजिए। सजीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान ठीक है। सजीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन है?
अरस्तु है। जीव विज्ञान शब्द किसने लिखा? लैमार्क। ठीक है, एक नाम कम से कम याद रखना है। अगला सवाल, वनस्पति विज्ञान के जनक, वो था बायोसाइंस। ठीक है, और ये है बोटनी साइंस। वनस्पति मतलब बोटनी, बोटनी साइंस के जनक कौन है? थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस, ठीक है, जिसको फ्रॉडस भी कहा जाता है, थियोफ्रॉटस। ठीक है, उन्हीं का नाम है, याद रखेंगे इसको। वनस्पति यानी क्या होता है? पेड़ पौधा। क्या होता है? तो पेड़ पौधे, चाहे पौधों, पेड़ पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो बाबू याद रहेगा, वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? पेड़ पौधे के अध्ययन को हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। गुड, अगले सवाल की ओर आएंगे। आधुनिक वर्गीकी के पिता किसे कहते हैं? मॉडर्न टैक्सोनॉमी क्या कहते हैं? लिनियस कहते हैं, लिनियस को। ठीक है, किसको कहते हैं? लिनियस। एक लाइन ही याद रखना है, आधुनिक वर्गीकी के पिता लिनियस को कहते हैं। याद रहेगा? चलिए नोट कर लिए। थोड़ा सा फास्ट में हाथ चलाना है क्योंकि समय को ख्याल रखना है। चलिए आगे चलते हैं। बहुत लोग को छूट गया। चलिए वीडियो को स्किप करके देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने किसका खोज किया? चेचक टीका का खोज किया। किसका? चेचक क्या होता है? गांव देहात में क्या है, चेचक जब हो जाए तो चेचक में क्या होता है? शरीर पे छोटा छोटा छिद्र बन जाते हैं। ये एक प्रकार के जीवाणु है, ठीक है, जो शरीर पर हो जाता है तो उसमें हम लोग गांव देहात में क्या करते हैं? पूजन करते हैं, जिसमें नीम के पत्ता, नीम के पत्ता जानते हैं ना? नीम के पत्ता का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा लोग जो है स्वच्छता पे ध्यान देने के लिए एक भगवान के नाम पे अलग रखते हैं। ठीक है, माई बाबा आ गए हैं, उसको कहते हैं कि माई बाबा आ गए हैं, और उनके थ्रू जो है उनकी पूजन के रूप में स्वच्छता पर ख्याल रखते हैं, जिसकी वजह से वो ठीक हो जाती है। यह एक संक्रमण की बीमारी है, एक दूसरे से पटने वाला। एक दूसरे के टच में जाएंगे, कीटाणु एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी हो जाती है। आइए अगला सवाल है, आम का वानस्पतिक नाम में नजीकेफ्रा इंडिका है। क्या नाम है? याद रहेगा? यानी वनस्पतिक नाम में नजीफेरा इंडिका है। नजीफेरा इंडिका है। क्वेश्चन सेटिंग हो गया ऐसे ना, इसको उसी हिसाब से समझ लेना है। मेंजीफेरा ना, इसको मेंजीफेरा भी कह सकते हैं। नाम क्या है? मेंजीफेरा। अगले सवाल की ओर आएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज्यादा योगदान करती है। पूछा जाएगा ग्रीन हाउस का मतलब हुआ ग्रीन हाउस जो प्रभाव है, वो ग्रीन हाउस प्रभाव किसके द्वारा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के द्वारा। किसके द्वारा? ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस फैलती है
तो क्या करता है, वो पर्यावरण को डैमेज करता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हरियाली प्रोजेक्ट को लगाना है। जैसे 1960 में, बाबू ख्याल से सुनना है और ध्यान रखना है, 1960 में एक क्रांति आई थी जिसका नाम था हरित क्रांति। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्योंकि देश में क्या था कि खराब बीज मिल रहे थे। क्या मिल रहे थे, बीज। एक किसान के लिए बीज सबसे महत्वपूर्ण होता है, और बीज ही गलत दे दिया जाए तो खेतों का क्या हाल होगा। किसान अपने खेतों को जुताई, कटाई, निराई सब में अपना एनर्जी, टाइम, मनी सब कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर एक बीज खराब हो जाए तो शायद सभी फसल बर्बाद हो सकते हैं। ठीक है, तो उस समय बर्बाद हुई थी, इसके वजह से हरित क्रांति लाई गई थी, आंदोलन भी हुई थी उस समय।